नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएन में स्वागत है। आज तारीख है 20 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग बीपीएससी के इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, जिसमें उसने बोला है कि 13 तारीख और 4 तारीख का जिनका बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम था वो सभी लोग 19 तारीख के शाम के 3 बजे से लेकर 21 तारीख तक अपना OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करिए, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, फिर वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन करने के पश्चात से आपको आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा, जहाँ पर OMR सीट आपका उपलब्ध होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आयोग ने अपना ईमेल आईडी दिया है examcontroller-bpsc@gov.in। इस पर आप उसको मेल कर दीजिए कि हमें आपत्ति है। ठीक है, 21 तारीख के बाद ना तो आपका OMR डाउनलोड होगा और ना ही ये क्या होगा, तो इसका कोई शिकायत विकायत सुनी जाएगी। अब क्यों नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस का आवाज़ में थोड़ी घबराहट हो, घरघराहट हो, या फिर बीच में वीडियो आपको लगे कि डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फीवर बहुत अत्यधिक परेशान कर दिया पिछले 2-3 दिनों में, इसीलिए काम भी नहीं हो पा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। बीपीएससी ने ऑलरेडी रिजल्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 23 तारीख से इन्होंने OMR स्कैन करना शुरू कर दिया था। बीपीएससी के पास ऑलरेडी रिजल्ट तैयार हो चुका है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो बस वेट कर रही है 2-4 फॉर्मेलिटीज़ की, उसके पश्चात से पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये चीज़ तय है, पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज सोमवार है, अगले 2 से 3 दिनों में जैसे ही ये ख़त्म होगा, 21 तारीख को जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। पीटी का रिजल्ट जो भी हो, उसके लिए पहले से माइंडसेट बना कर रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तैयारी जो आते हैं उनको सफलता और विफलता दोनों को झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ओके, चलिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। 3-4 ही टॉपिक हैं, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, फिर आप लोगों के लिए अगला वीडियो भी मैं आज कोशिश करूंगा कि दूसरा वीडियो लाऊं, नहीं तो कल से मैं दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। देखिए हेडलाइन क्या है आज का। बांग्लादेश के नागरिक को पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश का है वो। सैफ अली खान पर जो मुंबई में अटैक हुआ था उसके कारण से इनको अरेस्ट किया गया है। पराठा पानी का बोतल खरीद रहा था बेचारा, इसी चक्कर में फंसा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जिससे पुलिस को पता चल गया कि कौन है, कहाँ का है, क्या है। ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखिएगा। ये छोटा सा न्यूज़ था, इसमें कुछ अपने पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हमास और इजराइल के बीच में समझौता हो चुका है। जो होस्टेज हैं उसका एक्सचेंज आदान प्रदान भी होना शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। एक दिन मैंने 46वां बोल दिया था, शायद कुछ बच्चों ने मुझे करेक्ट किया था। 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, और उनका आज ही होगा पदार्पण, आज ही वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात ये अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। भारत से मुकेश अंबानी, नीता अंबानी हैं। भारत के विदेश मंत्री सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर गए हैं। बाकी उन्होंने इन दोनों लोगों को भी इनवाइट किया था पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए हैं, उनको इनवाइट भी नहीं किया गया था। चीन के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने भी जाने से मना कर दिया है। और क्या न्यूज़ है आज का न्यूज़ जो पहला होगा, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना की बात की है। किसकी बात की है बंधुओं? स्वामित्व योजना की बात की है। स्वामित्व योजना से 69 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में 4 स्टेटमेंट वाला एक सवाल डिटेल में पूछा जा चुका है। मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा में ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। साथ में जनवरी का महीना है। जनवरी का महीना में क्या होता है हर वर्ष क्या होता है जनवरी के महीना में? ठंड के अलावा और क्या क्या होता है भाई? एक तो 26 जनवरी मनाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। एक और चीज़ होता है, वो है दावोस में। दावोस स्विट्ज़रलैंड में एक छोटा सा जगह है, मात्र 10,000 पॉपुलेशन है यहाँ की। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग होता है। एनुअल का मतलब वार्षिक बैठक होता है। इसको भी हम लोग ज़रा देखेंगे। और क्या देखेंगे हम लोग? और 1-2 पीटी के रिलेटेड फैक्ट हैं छोटे,
वो भी देखेंगे हम लोग, उसको भी पढ़ेंगे। ओके, पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। डिटेल में ज़रा समझिएगा कि क्या है। 2020 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2020 में इसको शुरू किया गया था। क्या है ये योजना? बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाता है। संपत्ति कार्ड, जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड होता है जिस पर गंदी सी फ़ोटो लगी रहती है, दुनिया में किसी का भी फ़ोटो आधार कार्ड पर अच्छा नहीं होगा, सबका फ़ोटो गंदा ही रहता है। तो आधार कार्ड जिस प्रकार का होता है उसमें क्या होता है? आपका नाम, आपकी पहचान, इसके पीछे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहता है, एक यहाँ पर नंबर रहता है, और आपका बायोमेट्रिक डिटेल, जैसे कि आपने जब आधार बनवाया होगा तो रेटिना स्कैन करते हैं ये लोग, और क्या करते हैं तो फिंगर आपका स्कैन करते हैं। जैसे आप सिम कार्ड लेने जाते केवल फिंगर दीजिए, उसके पास सारा डिटेल आपका आ जाता है और आपको सिम कार्ड मिल जाता है। ये आपका क्या हो गया? आधार कार्ड, आपकी पहचान। इसी प्रकार का समझाने के लिए समझाना पड़ता है ना गुरु। इसी प्रकार का एक छोटा सा इतना सा नन्हा मुन्ना सा ही क्या होगा? संपत्ति कार्ड होता है। राइट टू रिकॉर्ड, कि मेरे पास संपत्ति है, उसका अधिकार है हमारे पास, उसके बारे में जानकारी रखने का। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाता है। देखिए गांव घर में होता क्या, दरअसल में सबसे ज़्यादा विवाद ज़मीन को लेकर ही होता है। तो वो विवाद को ख़त्म कर देगा अगर ये सही से लागू हो गया तो। इसको भी इन्होंने डिजिटली लागू करने की भी कोशिश की है कि सभी के पास में संपत्ति कार्ड हो, है ना। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने, अगर आपके पास में मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर ए, आपके पास में 10 बीघा ज़मीन है और आपके पास में एक लिखा हुआ ये कार्ड है, कार्ड नंबर दिया आपने बैंक में, बैंक को पता चल गया इस आदमी के पास 10 बीघा ज़मीन है, इसको क्या करो, लोन दे दो। आपको कुछ पता चला, मैं कहानी बता रहा हूँ क्या? अरे इससे ये भी तो होगा जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको लोन लेने में दिक्कत आएगी। डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर देगा कहीं ना कहीं ये कार्ड। क्या गरीब लोग आसानी से ऋण ले पाएंगे? उसमें उनको दिक्कत आएगी। एक डिमेरिट भी हमने निकाल लिया यहाँ से, यानी कि एक तो क्या होगा कि आसानी होगी लोगों को ऋण वगैरह लेने में, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत भी आ सकती है इससे। सर्वेक्षण अवसंरचना, GIS मानचित्रों का निर्माण जिसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। और क्या सब होगा? तो स्पष्ट टाइटल रहेगा, सटीक आकार निर्धारण, पारदर्शी भूमि का मालिकाना हक के साथ में। स्वामित्व योजना राज्यों को संपत्ति कर लगाने, एकत्र करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करेगा कि किस आदमी के पास में कितनी शक्तियां हैं, कितनी शक्ति का तात्पर्य कितनी भूमि है जिसका वो उपयोग कर रहा है, और उससे कितना टैक्स वगैरह लेना चाहिए। बेहतर गुणवत्ता वाले ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड, GIS मानचित्रों का उपलब्ध करवाना, ये सब कुछ इसी के तहत में शामिल होगा। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? अब देखिए बीपीएससी ने जो सवाल पूछा था 69 में, आप कृपया करके जब भी मैं बोलता हूँ 69 में पूछा था तो आपको तुरंत करना चाहिए, आलस मत किया कीजिए। आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद उल्टा करके उस सवाल को ढूंढना चाहिए जो पूछा गया है। देखिए ज़रा वहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्या पूछा था इन्होंने, मंत्रालय का नाम भी पूछा हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। ओके, योजना ग्रामीण बसे हुए आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम होगा, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का मानचित्रण किया जाता है। कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव में परिवारों के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। ड्रोन का उपयोग करके संपत्ति की मैपिंग की जाएगी, जियो टैगिंग तक की इसमें बात की जाती है। देश के सभी गांवों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की मदद से प्रत्येक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। ग्रामीण आबादी क्षेत्र में सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन का उपयोग किया जाएगा। CORS नेटवर्क किसी स्थान की बेंचमार्किंग मदद करेगा और 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान कर देता है। 5 सेंटीमीटर, वो जो आपने देखा होगा कि मेर काट लेते हैं एक दूसरे के खेत का, आपने देखा होगा ना, गांव घर में अगर रहे होंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। कोई किसी के मेर काट ले, अब फिर अगले दिन लड़ाई शुरू, तो वो वाला समस्या यहाँ पर दूर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर की सटीकता का अनुमान आप लगा सकते हैं कितना ज़्यादा सटीक हुआ वो, है ना।
महत्व क्या है? ग्रामीण नागरिकों द्वारा अपनी भू संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करना, जमीन से संबंधित कानूनी विवादों को सहायता करना, मतलब उनको हल करने में, प्रत्येक आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये सब क्या है इसका भाई? महत्व है। क्या हासिल करना चाहते हैं इससे हम? न्यायालयों पर बोझ कम होगा, क्योंकि गांव से आने वाले 90% केस जमीन और संपत्ति से जुड़ा हुआ ही होता है। क्राइम अधिकांशतः ग्रामीण एरिया में अभी भी कम होते हैं। आप अगर गांव में रहेंगे तो आपको पता होगा, कहीं अगल बगल के गाँव में भी कहीं चोरी हो जाती है तो पता चल जाता है 4 गाँव तक कि वहाँ चोरी हुई है, क्योंकि क्राइम तुलनात्मक रूप से ग्रामीण एरिया में अभी भी नहीं के बराबर में होता है। जो होता है वो केस मैक्सिमम कौन से होते हैं? तो वो यही होता है, दीवानी मामले ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, संपत्ति और इन सब से जुड़े हुए मामले ज़्यादा होते हैं। सटीक संपत्ति रिकॉर्ड का उपयोग कर नई इमारत योजना बनाना और बाकी सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए कौन सा। अगला टॉपिक है 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा यूएन के द्वारा। ये आपसे सीधा सीधा पीटी में क्या पूछा जाता है? यूएन के द्वारा इस बार किस चीज़ के लिए वर्ष घोषित किया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र 2025 को ग्लेशियर जो होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े छत्रक होते हैं, बहुत बड़े बड़े। कितना बड़ा होता है सर? 100 किलोमीटर लंबा, 50 किलोमीटर मोटा। अंदाज़ा लगाइए, पटना से दरभंगा तक आप ग्लेशियर पर चलते आ रहे हैं और उसकी मोटाई भी 50 किलोमीटर तक हो सकती है। तो वो क्या हो गया? 10 किलोमीटर तक की मोटाई मान लीजिए, वो क्या हो गया? वो ग्लेशियर हो गया एक बड़ा सा। इतने बड़े बड़े ग्लेशियर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र 2025 को ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानेगा। देखिए दरअसल में है क्या, कहाँ कहाँ पर है बर्फ़? एक बार सवाल पूछा था कि 3 ध्रुव हैं पृथ्वी पर, एक तो नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। यहाँ पर बर्फ़ है। बर्फ़ क्यों होते हैं? क्योंकि सनलाइट यहाँ पर नहीं पहुँचती है, इसलिए ये एरिया काफ़ी ठंडा होता है। उसके अलावा हिमालयन जो क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र है, इसको पृथ्वी का तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी जाती है नहीं ये तीसरा ध्रुव, पृथ्वी पर ध्रुव 2 ही है। तीसरे ध्रुव की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि दोनों ध्रुवों के पश्चात, नॉर्थ और साउथ पोल के पश्चात कहीं पर अगर सबसे ज़्यादा बर्फ़ और ग्लेशियर्स हैं तो हिमालय के रीजन में है। क्यों है हिमालय के रीजन में? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई इतनी ज़्यादा है। एवरेज ही हाइट जो है हिमालय का वो है 6500 मीटर से ज़्यादा है। एवरेज हाइट है, एवरेज, वरना 7000 से ज़्यादा ऊपर तो यहाँ कितने सारे ही यहाँ पर क्या है, पीक हैं। एवरेज हाइट भी इसका बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से यहाँ पर अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण से वातावरण ठंड रहता है और उसके कारण से यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। और वो बड़े ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे, चाहे वो नॉर्थ पोल के हों, साउथ पोल के हों, चाहे वो हिमालयन रीजन के हो, ये सारे मीठे पानी हैं। ग्लेशियर मीठे पानी का स्रोत होता है। सब पिघल के कहाँ चले जाएंगे? समुद्र में चले जाएंगे। तो जो वर्तमान में ये जमे हुए बर्फ़ है, ये अगर पिघल जाएगा तो समुद्र का जलस्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा समुद्र का जलस्तर। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तापमान भी समुद्र का बढ़ सकता है। तापमान बढ़ने से भी क्या होगा आपको पता ही है, चक्रवात और भारी तरीके के प्राकृतिक आपदाएं देखने को हमें मिल सकती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने बोला है कि अब नहीं तो कभी नहीं, 2025 को उन्होंने ग्लेशियर संरक्षण के लिए वर्ष घोषित करने का लक्ष्य है कि इस बार हम लोग इसको करेंगे। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बंधुओं? 21 मार्च को। 21 मार्च को और क्या होता है? 21 मार्च को और क्या होता है? 21 मार्च को देखिएगा क्या होता है, कुछ तो होता ही होगा। सूर्य जो हैं वो कर्क मकर विषुव के आसपास कहीं घूमते होंगे, कुछ तो होता होगा ना। सारा कुछ मैं ही बताऊं, एक बार सर्च कीजिए। विषुवत पर होंगे सन और वो विषुवत से कर्क रेखा की ओर आने लग जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में जमी बर्फ़ से धीरे धीरे विशाल बर्फ़ के पिंडों का निर्माण होता है और अधिकांश ग्लेशियर विशाल बर्फ़ की चादरों के रूप में पाए जाते हैं, जो हिमयुग लगभग में 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान पृथ्वी पर पाई जाती थी। पृथ्वी के इतिहास में कई ऐसे अंतर हिमनदी काल रहे हैं। मतलब कि देखिए, पहली बार नहीं है कि पृथ्वी गर्म हो रही हो, लेकिन इस बार गर्म जो है ना प्राकृतिक कारणों के जगह पर मानव निर्मित कारणों के कारण से हो रहे हैं। बाकी पृथ्वी एक समय ऐसा था जब पूरा पृथ्वी बर्फ़ से ढका हुआ था। उसके पश्चात बार सारे बर्फ़ पिघल गए, अब फिर से सारे बर्फ़ पिघल रहे हैं, फिर जमे, फिर पिघले। कई सारे, बोला जाता है कि 4 हिमयुग पृथ्वी पर आ चुका है। कई बार ऐसा आपने मूवियों में भी देखा होगा।
वैश्विक वितरण, अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, आर्कटिक और अंटार्कटिका पाए जाते हैं, क्योंकि उच्च अक्षांशों पर सौर विकिरण कम होता है, इसलिए वहाँ पर भी जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड जो एरिया है वो पूरा ग्लेशियर का ही बना हुआ है माना जाता है। उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर भूमध्य रेखा के पास पर्वत श्रृंखला मौजूद है, जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला बहुत ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी के लगभग 2% जल ग्लेशियर में संग्रहित हैं। 2% जो जल हैं ये ग्लेशियर में है, बाकी आपको पता ही है कि यही मीठे पानी के स्रोत में से एक माने जाते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, क्यों पिघल रहे हैं? तो तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो गया, और भी कई सारे प्राकृतिक कारण हैं और मानव निर्मित कारण हैं जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उत्सर्जन में कटौती के बाद अगर वर्तमान में जितना उत्सर्जन हो रहा है उससे कटौती हम कर भी लेते हैं तो भी ऐसा माना जा रहा है कि 2100 ईस्वी तक विश्व के 1/3 ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। जलापूर्ति, ग्लेशियर लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में, और ये अगर पिघल जाते तो फिर क्या होगा? हमारे लिए काफ़ी कष्टदायी चीज़ें हो जाएगी। अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे हिमालय के तो क्या होगा? पहले तो नदियों में बहुत बड़ी बाढ़ देखने को हमें मिलेगी, फिर हमें अनंत काल के लिए सूखे की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार ये कंसर्न होते हैं जब, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ों जो हैं उसका साइकिल बिगड़ गया है, मानव ने जब उनसे छेड़छाड़ किया तो उनका पूरा साइकिल बिगड़ गया है, जिसके कारण से अधिकांश दिक्कतें देखने को हमें मिल रही हैं। देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। बाकी अगला पीटी फैक्ट क्या था कि जीपी सिंह अपॉइंटेड किया गया, क्या किया गया इनको? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ जो होता है केंद्र सरकार के पुलिस बल, जैसे बिहार पुलिस है ना बिहार सरकार की, उसी प्रकार से सेंट्रल पुलिस फोर्स है ये, सीआरपीएफ है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सेंट्रल जो आर्म फोर्सेज है ना, एक तो हो गया आपकी आर्मी, ये रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में होते हैं, जो आर्म फोर्सेज आप कहलाते हैं, और आर्म फोर्सेज दोनों को ही कहा जाता है। एक होता है आर्मी, आर्मी जो आप जानते हैं जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही आते हैं। बाकी गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या होते हैं? सेंट्रल पुलिस फोर्स जिनको कहा जाता है, सेंट्रल पुलिस फोर्स कहा जाता है। इसमें कई सारे बल आते हैं, जिसमें से एक है सीआरपीएफ, ठीक है, इसमें से एक है सीआरपीएफ, ठीक है। सभी के अलग अलग काम होते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, ये सेंट्रल के पुलिस फोर्स हैं, इनको तैनात किया जाता है, केंद्र सरकार अपने अंतर्गत इनको तैनात करती है। आर्मी को देश के आंतरिक मामलों से दूर रखने के लिए, अब थोड़ा सा विश्लेषण पर चलते हैं। अपने बगल का देश पाकिस्तान है, वहाँ पर आर्मी को इसलिए भी ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो गया क्योंकि वहाँ पर देश के आंतरिक मामलों को भी सुलझाने के लिए आर्म फोर्स जो वहाँ की सेना है उसको लगा दिया गया। ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि सेना को देश के आंतरिक मुद्दों में कभी भी नहीं लाना चाहिए। आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि नक्सली समस्या ख़त्म करना है, सेना को लगा दो ना ख़त्म कर देगी वो। ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी के कार्य बटे हुए हैं, सभी की ट्रेनिंग अलग अलग होते हैं। जब कहीं पर भी सेना को अपॉइंट किया जाता है तो उनके लोगों की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है, एनएसजी की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। तो हर बल को जो भी हमारे पास मौजूद है सुरक्षा ढांचा, उसमें हर बल को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग और अलग अलग चीज़ों के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। उसको कभी भी मिक्सअप नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उस क्षेत्र का और देश के लोकतंत्र के लिए वो सही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए केंद्र सरकार के अंतर्गत पुलिस फोर्स बनाए गए हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए ये काम करते हैं। सीआरपीएफ हो गया इसका उदाहरण, इसका उदाहरण एनएसजी हो गया, और भी कई सारे फोर्सेस, सीआईएसएफ हो गया। सीआईएसएफ आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है उनको। तो ये सारे फोर्स इसीलिए अलग अलग रखे गए हैं, अलग अलग विंग बनाया गया इनका, ठीक है। आईटीबीपी का आपने नाम सुना होगा, ये भी बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड लोग होते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड लड़ाई लड़ने में, ऊंचाई की लड़ाई लड़ने में महारत हासिल होती है इनको, है ना। तो चलिए इनके अपॉइंटमेंट किया गया, क्या नाम है
जीपी सिंह नाम है इनका, जीपी सिंह नाम है इनका, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नाम है इनका, और ये 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1991 बैच जो है उसी का आईपीएस अधिकारी हैं, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है। असम मेघालय कैडर के थे ये, असम मेघालय कैडर के हैं ये, और 2027 तक इनका रहेगा उस पोस्ट पर। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे पीटी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच, जिसका एनुअल मीटिंग कहाँ पर होता है? दावोस। दावोस कहाँ पर है ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, स्विट्जरलैंड का बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक है। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर ही होता है, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है आपको, वैश्विक संगठन, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक को पढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक फोरम है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पृष्ठभूमि और हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री वाले जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने 1971 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की, जिसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हितधारक पूंजीवाद की अवधारणा पेश की थी। श्वाब के अनुसार यह पूंजीवाद का एक रूप है जिसमें कंपनियां न केवल शेयर धारकों के लिए अल्पकालिक लाभ का अनुकूलन करती है, बल्कि सभी हितधारक और बड़े पैमाने पर समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करती है। इसी को सोचकर श्वाब ने इस संगठन का निर्माण किया था। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये सभी क्षेत्रों में आपको रिपोर्ट प्रकाशित करती हुई दिखेगी। इकोनॉमी के लिए भी करती है, टूरिज्म के लिए भी ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यूरोपीय प्रबंधन मंच चीन के आर्थिक विकास आयोग के साथ साझेदारी शुरू करने वाली पहली गैर सरकारी संस्था थी, जिसने चीन में आर्थिक सुधार नीति को बढ़ावा दिया था, चीन में लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया था। 1973 की घटनाओं अर्थात ब्रेटन वुड्स निश्चित विनिमय दर तंत्र के पतन और अरब इजरायल युद्ध के कारण से क्या हो गया था? वार्षिक बैठक ने प्रबंधन को लेकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। 2 वर्ष के बाद संगठन ने विश्व की 1000 अन्य कंपनियों की सदस्यता के लिए एक प्रणाली शुरू की कि भाई 1000 दुनिया के अग्रगण्य कंपनियां हैं, वो सब भी इसका हिस्सा बने। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में न केवल नेता लोग भाग लेते हैं, बल्कि बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े यूट्यूबर भी भाग लेते हैं। भुवन बाम को जानते हैं आप लोग, बीबी की वाइन्स, उसको बुलाया गया था बहुत पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में भाग लेने के लिए और उसको प्रचारित करने के लिए। वो वहाँ पर जाते हैं और सभी के आइडियाओं को सुना जाता है यहाँ पर। 1987 में यूरोपीय प्रबंधन मंच औपचारिक रूप से विश्व आर्थिक मंच बना गया, जिसे संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की मांग की। 2015 मंच को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दिया गया इसको? 2015 में मान्यता दिया गया है। बहुत सारे इसके रिपोर्ट होते हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए रिपोर्ट होते हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए रिपोर्ट होते हैं, इस दशक के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए भी रिपोर्ट होते हैं, इसके हर क्षेत्र के लिए भी रिपोर्ट जारी करता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, आज 3 ही टॉपिक मैंने किया है। एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट में पढ़ाया, ग्लेशियर वाले को। चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे पता है क्या पढ़ाया मैंने क्या नहीं। जो बाकी बचा है ग्लेशियर का महत्व, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। फीवर है बहुत, अभी हद से ज़्यादा है, परेशान हो गया हूँ मैं, काम पीछे चला जाता है ना, बच्चों का मेन कॉपीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं वो, तो वो मैं कर रहा हूँ, कर दूंगा मैं 1-2 दिन में, उसकी चिंता मत कीजिएगा कभी भी। आपकी कॉपीज आपको चेक होकर मिलेगा ही। मेंस आपका जो होगा ना, उससे पहले GS2 भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, अच्छे से करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।